Hello students, welcome back to Mindsmine tutorial. Today we are again continuing with the model test paper 1 which we were doing previously. So today is the question 127th will be counted as first, and we can also say 27th question because we were doing only the biological portion. So the right number will be 27th here. And one more thing which is important to note here is before this NEET series we have already done that chapter wise kind of NEET series. So you can also solve that NEET series. I will provide the links in the description box. And yeah, so let's get started without a further ado. So the first question here is, which of the following is the largest bryophyte? Bryophytes are the amphibians of the plant kingdom. Okay, so Dawsonia, Megaceros, Phagum, Funaria. सही आंसर यहाँ पर होगा Dawsonia. ब्रायोफाइट्स में एक ज़रूरी बात होती है, यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर लेंथ तक का साइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है डॉसोनिया के अंदर, तो इसलिए ये लार्जेस्ट नोन ब्रायोफाइट है हम कह सकते हैं. और ऐसा भी होता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर्स तक वेराई करते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइज. तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नोन है वो हमारे लिए डॉसोनिया हो जाएगा. 40 से 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. ये ब्रायोफाइट होता है. ब्रायोफाइट एम्फीबियन होता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो वाटर और लैंड दोनों पर ही डिपेंडेंट होती है इसी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. यहाँ पर जो डायमॉर्फिक रूट्स होती है वो किस चीज में पाई जाती है? तो डायमॉर्फिक रूट्स आर फाउंड इन इफिड्रा, नीटम, पाइनस या फिर साइकस. तो सही आंसर यहाँ पर ऑब्वियसली हो जाएगा साइकस, क्योंकि जो डायमॉर्फिक रूट्स होती हैं उनमें एक कैरेक्टर होता है कि उनमें जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो पाया जाता है. ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है. तो जो कहना चाहिए इनको, ये जो रूट्स होती हैं इनमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलेगी तो साइकस प्लांट में देखने को मिलते हैं. और जो डायमॉर्फिक रूट्स होती हैं उन रूट्स को कहना चाहिए कोरोलॉइड रूट्स भी कहा जाता है. मैं यहाँ नोट करूंगी COROLLOID. तो कोरोलॉइड लॉइड रूट्स भी इन डायमॉर्फिक रूट्स को कहा जाता है. ये रूट्स जनरली नॉर्मली अगर बात की जाए तो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है और एपोजियोट्रॉफिक होती है. ब्लूइश ग्रीन इन कलर हो सकती है. और जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं जैसे कि एनाबियाना है, नोस्टॉक है, वो इनके कॉर्टेक्स वाले पार्ट या फिर रीजन में पाए जाते हैं. तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने डायमॉर्फिक रूट्स में देखा. हम इसको इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि अगर दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कवर करते हुए चले. यहाँ पर अभी जो लास्ट टाइम अगर रहता है हम लोग एग्जाम के आसपास का, तो उस टाइम पे ज़रूरी होता है कि हम जो क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करके पढ़ें और उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, तो हमारी थ्योरी भी साथ में कवर हो जाती है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको 129 करके यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हम इसको जो मानेंगे यहाँ पर वो 29 हम लोग सोचेंगे उसके बारे में. अब देखते हैं अंदर क्या लिखा है. जो हमारा स्टेटमेंट है वो कहता है कि एक एग्जाम्पल है मोनोकॉट का शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स. तो वो कौन सा है? यूका, एस्पेरेगस, कोकस या फिर लीलियम. तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये यूका प्लांट होता है जिसके अंदर वो एक तरह का मोनोकॉट भी होता है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है स्टेम्स में. तो यहाँ यूका प्लांट सही आंसर हो जाएगा. इसको थोड़ा सा और समझते हैं. जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर वो ज़्यादातर कहना चाहिए रेयरली ही पाई जाती है. तो एक तरह से ये एक तरह का एनेमोलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है. और ये जो कॉमनली कुछ ही प्लांट्स में मिलने देखने को मिलती है वो ज़्यादातर वुडी मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं. तो उसमें से एक तो यूका था, दूसरे भी यहाँ पर नाम बता देती हूँ जिससे अगर उन पर क्वेश्चन आए तो आप वो भी सॉल्व कर पाएंगे. तो पहला होता है ड्रैकेनिया, DRACAENIA, ड्रैकेनिया. दूसरा होता है एलो, LALOE. ठीक है. नेक्स्ट होता है एगेओ, AGAVE, एगेओ. तो ये 3 और चौथा हमारा यूका प्लांट है. तो ये सारे मिलकर ज़्यादातर रेयरली ये पाई जाती है इस तरह की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती. तो यहाँ 4 प्लांट्स के आपको नाम याद करने हैं, ड्रैकेनिया, एलो और एगेव और साथ में यूका, जो कि अभी फाइनली हमने आंसर को टिक तो कर ही दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 130 का, उसमें स्टेटमेंट दी गई है कि जो एस्टिवेशन होता है कोरोला ऑफ पी फ्लावर का वो कैसा होता है? ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वेलवेट, वैक्सिलरी. सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वैक्सिलरी. क्योंकि जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है एक तरह का ऐसा एस्टिवेशन होता है जिसमें जो लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल होता है जिसको वैक्सिलम भी कहा जाता है या फिर स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो ओवरलैप करता है दो दूसरे जो मिडिल पेटल्स होते हैं या विंग्स होते हैं उनको ओवरलैप करता है. और ये जो विंग्स होते हैं फिर उसके बाद जो और नीचे वाले पेटल्स होते हैं उनको ओवरलैप करते हैं. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. अब यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जो लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल होता है उसको वैक्सिलम या फिर स्टैंडर्ड कहते हैं. जो 2 मिडल वाले पेटल्स होते हैं उसको विंग्स या फिर एले कहा जाता है, ALAE. फिर उसके बाद हमारे पास होता है लास्ट के जो पेटल्स उनको कील या फिर कॉर्निया कहा जाता है, कील या फिर कॉर्निया. और मैं वैक्सिलरी का यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ तो और इजीली समझ में आएगा.
फिर से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसका डायग्राम मैं इसको ड्रॉ करती हूँ इजी उसमें। तो अब यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जो सबसे बड़ा ऊपर वाला पेटल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैक्सीलम कहते हैं, वैक्सीलम, ठीक है। वैक्सीलम का दूसरा नाम स्टैंडर्ड। दो मिडल वाले पेटल्स, ये दोनों ही पेटल्स को क्या कहते हैं, इनका नाम होता है विंग्स या फिर एले। तो विंग्स इनको कहा जाता है, विंग्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एली, ALAE, ठीक है। फिर लास्ट जो लोअर मोस्ट पेटल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कील, या फिर क्या कहा जाता है, कॉर्निया, CRNI और A, कॉर्निया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन करा आपको इजी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर वाले का तो वैक्सिलरी आंसर ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो स्टेटमेंट है पहले उसको देखते हैं। 131 क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि नेचुरली अकर नहीं करता है। ऑप्शंस देखते हैं, IAA, GA3, जिब्रेलिन, या फिर 2,4-D। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 2,4-D, क्योंकि जो बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन से कहना चाहिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें से एक होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और इसको 2,4-D भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होती है जिसको 2,4,5-T ये भी कहा जाता है, एक वो भी होता है। और एक इंडोल होता है, इंडोल के बाद उसको 3-ब्यूटाइरिक एसिड भी कहा जाता है, IBA के नाम से होता है वो, इंडोल 3-ब्यूटाइरिक एसिड, तो IBA नाम का होता है। फिर एक होता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड जिसको NAA कहा जाता है। इस तरह के कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, नेचुरली प्लांट हार्मोन नहीं होते, उनको कहना चाहिए प्रोड्यूस किया जाता है किसी तरह से। तो ये 4-5 हार्मोन्स के मैंने नाम बताया, लेकिन यहाँ फिलहाल जो आंसर था वो कौन सा था, 2,4-D। इसका पूरा फुल फॉर्म था 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D इसीलिए कहा गया है। दूसरा हमने 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड देखा जिसको 2,4,5-T कहा था। फिर हमने इंडोल 3-ब्यूटारिक एसिड कहा, IBA था वो। फिर नेप्थलीन एसिटिक एसिड देखा जो कि NAA था। तो ये पूरा रिवीजन भी कर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है जिसको सेफ्लावर भी कहा जाता है, ये एक तरह का वीड होता है, ये एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, ये एक तरह का ऑयल सीड क्रॉप होता है, या फिर ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑयल सीड क्रॉप। जो कार्थेमस टिंक्टोरियस होता है जिसको सेफ फ्लावर कहा जाता है, ये एक सोर्स होता है वैल्यूएबल डाई का, और मेनली कल्टीवेट किया जाता है ऑयल के लिए इंडिया के अंदर, चाइना, इजिप्ट, सदर्न यूरोप, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के पार्ट में। और इसका जो ऑयल होता है वो येलो कलर का होता है और वो यूज़ किया जाता है कलिनरी पर्पस के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं अगर उसमें साथ में देखा जाए तो जो सोप्स एंड डिटर्जेंट होता है उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, और पेंट्स, वार्निशेस, लिनोलियम, इन सारी चीज़ों में इस कहना चाहिए जो कार्थेमस टिंक्टोरियस है, सेफ फ्लावर है जो कि एक तरह का ऑयल सीड क्रॉप है, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे सबसे पहले, हमारे ऑप्शंस को देखते हैं, हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। पहला है, इसको पढ़ते हैं, सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। उसके आगे है न्यूट्रिटिव सीड्स। फिर है पार्थीनियम अर्जेंटेटम टिम्बर, सिमोडिसिया काइनेसिस लिक्विड वैक्स, या फिर ल्यूकेना ल्यूकोसिफेला नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अब यहाँ जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है, जिसमें था पार्थेनियम अर्जेंटेटम टिम्बर। तो अब क्या होता है, जो ओओबा ऑयल होता है जिसको सिमोडिसिया चाइनेसिस कहा जाता है, ये सी ऑप्शन जो यहाँ पर है, ये जनरली बात की जाए तो इसकी जो सीड्स होती है उसमें वो 50% जो रहती है वेट उसमें लिक्विड वैक्स का होता है, जो कि एक तरह का स्पर्म व्हेल ऑयल की तरह होता है, और इसको ड्रॉट या फिर रेजिस्टेंस डायोइशियस श्रब के अंदर यूज़ किया जाता है। फीमेल प्लांट जो रहती है इसका वो फ्रूट करना शुरू कर देता है 3 या फिर 4 ईयर्स ओल्ड एज के अंदर, और फिर मैक्सिमम ये 10 ईयर्स तक जो कहना चाहिए इसकी इल्डिंग होती है। तो ये सही था यहाँ पर। वॉट इज़ अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। तो न्यूक्लियोलर जो होता है ऑर्गेनाइजर वो क्या हो सकता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर न्यूक्लियोलस। सो सही बी ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है एक तरह का स्पेशल एरिया होता है जिसके अंदर सर्टेन क्रोमोसोम पाए जाते हैं और वो एसोसिएटेड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस को लेकर। और अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर होता है वो ऐसा
अपियर करता है जैसे कि एक तरह का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जो कि एक एंड ऑफ क्रोमोसोम की तरफ होगा। तो ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का सही आंसर है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि वो एक तरह का इसी तरह से दिखाई देता है। Chief merit of Bentham and Hooker's classification is that it also considers the phylogenetic aspect. It is a system mostly based on evolutionary concept. It is a natural system of classification of all groups of plants. The description of the taxa are based on actual examination of the specimens. तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ये एक तरह का नेचुरल सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, जिसमें सारे ग्रुप जो होते हैं प्लांट्स के उसको काउंट किया जाता है। जॉर्ज बेंथम और जो सर जोसेफ फूकर थे वो दो साइंटिस्ट थे जो कि इंग्लिश सिस्टमेटिक्स के लिए जाने जाते हैं, और वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन की जो कि क्यू जगह के हैं वहाँ पे एडोप्टेड, उनका मतलब जो सिस्टम है उसको एडोप्ट किया गया था, और एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम उन्होंने क्लासिफिकेशन का दिया था जेनेरा प्लांटेरम के लिए। 1862 से 1883 की बात थी, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें कवर अप किया गया था। ये जो सिस्टम था वो नॉट ओनली कहना चाहिए कैरेक्टर्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के होते हैं उसके ऊपर निर्भर था, बल्कि उनमें ये भी देखा गया कि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी कंसिडरेशन में लिया गया था, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो इतने सारे उन्होंने फीचर्स को काउंट करते हुए इस क्लासिफिकेशन को कहना चाहिए था ग्रो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है sterile structures occurring among Antheridia of a moss are known as columella, paraphysis, apophysis, paraphysis। सही आंसर होगा डी ऑप्शन पैराफाइसिस। जो मॉसेस होती हैं उसके अंदर जो कहना चाहिए सर्टन मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो इंटरमिंगल्ड रहते हैं आपस में एंथरीडिया के साथ या फिर आर्किगोनिया के साथ, जिनको पैराफाइसिस कहा जाता है। वो फ्यूनेरिया उसका एग्जाम्पल हो सकता है। पैराफाइसिस जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव रहते हैं एक तरह से नेचर में, और बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि वो एक तरह से मदद करते हैं इन डेहिसेंस के अंदर, जिससे डेहिसेंस ना हो। तो ये थोड़ा बहुत उसके बारे में था। मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ, आपको हो सकता है उससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये कुछ प्लांट का स्ट्रक्चर है, मॉस को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लांट होता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ दो मैंने यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये पैराफाइसिस होती हैं। पैराफाइसिस के बाद नीचे एंथरीडियम वाला पोर्शन होता है। एंथरीडियम के बाद नीचे लीव्स होती हैं, छोटी छोटी ये लीव्स हैं। स्टेम का पार्ट होता है, यहाँ कहीं स्टेम हो सकती है उसकी। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये एक तरह से एपेक्स हमने यहाँ शो किया है मेल ब्रांच का फ्यूनेरिया या फिर मॉस के अंदर। तो ये सही आंसर था यहाँ पर। स्टेराइल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो पैराफाइसिस ही होते हैं। तो हमने टिक करा। 137 को देखेंगे। Laciferous vessels instead of laciferous cells are found in Ficus, Calotropis, Nerium, Poppy। तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो कहना चाहिए पॉपी सीड्स होती हैं वो एक तरह से लेक्टिफेरस होती हैं, ठीक है, लेसीफेरस वेसल्स की बनी होती है इंस्टेड ऑफ लेक्टिफेरस सेल्स। अब क्या होता है, जो लेटेक्स वेसल्स होती हैं एक तरह से रिजल्ट होती है फ्यूजन बहुत सारे सेल्स का, और वो फॉर्म होती है फ्रॉम रोज ऑफ इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि पार्टीशन वॉल्स की डिसॉल्व होने पर बनती है। अब जो लेटेक्स वेसल्स होते हैं वो पॉपी, जिसको पेपेवर भी कहा जाता है, उनमें फॉर्म रहते हैं, और बहुत सारी स्पीशीज जैसे कि सनफ्लावर की जो फैमिली होती है सोनकस, उनमें भी ये पाए जाते हैं। तो पॉपी यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट है हमारा 138 क्वेश्चन। 138 fruit in a legume which bears one seeded compartment is called follicle, sepsella, lumentum, capsule। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो फ्रूट होता है लेग्यूम के अंदर, अगर उसमें बात की जाए वन सीडेड कंपार्टमेंट की, तो उसको क्या कहा जाता है, वन सीडेड कंपार्टमेंट वाले उसके अंदर, तो उसको लोमेंटम कहा जाता है। लोमेंटम एक तरह का ड्राई इनडेहिसेंट लेग्यूम होता है, कंस्ट्रिक्टेड रहता है, पार्टीशन रहता है एक तरह से सीड्स के अंदर, और नंबर ऑफ वन या फिर सीड्स जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि अकेशिया के अंदर, गम ट्री, कैशिया फिस्ट्यूला के अंदर। तो ये लोमेंटम यहाँ पर सही आंसर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली दूसरी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, जो मैं यहाँ प्रेफर कर रही हूँ उसी में आपको मिलेगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में की नोट्स भी आप बनाते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स की साइकिल होती है, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड रिक्वायर्स एसिटाइल कोएंजाइम ए जीटीपी आईपी, एसिटाइल कोएंजाइम ए जीटीपी आईपी, जीडीपी आईपी, या फिर कोएंजाइम ए जीटीपी और आईपी। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, जो कि है जीटीपी और आईपी। हम इसकी क्रेब साइकिल को अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। जो क्रेब साइकिल होती है उसमें कन्वर्जन जब होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड की तरफ, तो उसमें जीडीपी की जरूरत पड़ती है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एक तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ही हो पाता है जो जीडीपी का फॉस्फोराइलेशन है, जिससे कि वो जीडीपी जो रहता है वो जीटीपी बना लेता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेता है।
और जैसा कि ये जो फॉस्फेट होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर जीटीपी से जीटीपी बनाकर एडीपी के फॉर्मेट में, तो ये एटीपी भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस देख लिया हमने, जो जीडीपी और आईपी यहाँ पर सही आंसर था। अगर हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्मोट्रॉफ्स इंक्लूड फंजाई, बैक्टीरिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, जो कि बोथ ए एंड बी। जो ऑस्मोट्रॉफ होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस के अंदर। तो यहाँ सी ऑप्शन सही था, जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया दोनों आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कौन सा ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल या फिर सही है, तो उसमें ऑप्शन है लेमिनेरिया, फिकस, रोडामाइनिया, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला और कॉन्ड्रस। तो सही आंसर यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, जो कि है, इसको हम टिक करेंगे पहले, रोडमैनिया और पोरफायरा। क्योंकि जो पोरफायरा होती है वो एक तरह से जो फूड होता है उसकी तरह यूज़ की जाती है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जो कि ज़्यादातर स्कॉटलैंड होता है, और स्कॉटलैंड के अंदर रोडीमैनिया पेलमेटा नाम की भी एल्गी का यूज़ किया जाता है। वो उसको टोबैको की तरह च्यू करते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर ज़्यादातर रोडीमैनिया का यूज़ किया जाता है, और पोरफायरा तो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है एज अ फूड। तो ये देखा हमने। नेक्स्ट 142 में स्टेटमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स अ स्टूडेंट inferred that this was due to deficiency of nitrogen. This inference should be correct only if we assume that yellowing of leaves first occurs in. तो ये जो तो 142 का सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। जो कॉमन सिम्टम होता है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का उसको क्लोरोसिस कहा जाता है। इसमें येलोइंग ऑफ लीव्स भी होती है, क्योंकि यहाँ पर लो कंटेंट हो जाता है क्लोरोफिल का, और जो ये सिम्टम्स होते हैं वो पहली बार मैच्योर लीव्स में पाए जाते हैं और फिर उसके बाद वो यंग लीव्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिसिंग था कि ओल्ड लीव्स पहले होती है फॉलोड बाय यंग लीव्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 स्टेटमेंट। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज सेंट्रीपिटल, बेसिपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, एक्रोपिटल। सही आंसर होगा बी ऑप्शन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो कहना चाहिए साइमोज का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है, और जो ओपनिंग होती है फ्लावर्स की साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में वो सेंट्रीफ्यूगल तो होती है। साथ में यहाँ जो सेंट्रल फ्लावर्स होते हैं वो पहले ओपन करते हैं, फिर उसके बाद जो पेरीफेरल होते हैं वो वाले ओपन करते हैं। तो पहले सेंट्रल फ्लावर्स यहाँ पर ओपन करेंगे, फिर कौन से पेरीफेरल वाले ओपन करेंगे, इसी वजह से इसको सेंट्रीफ्यूगल नाम दिया जाता है। 144 नॉट्स आर फॉर्म्ड इन वुड। अगर वुड को देखा जाए तो उसमें नॉट्स फॉर्म होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ब्रांचेस फॉल ऑफ एंड लीव स्कार्स, इंजुरी इज कॉज्ड बाय एनिमल्स, ब्रांचेस गेट्स बरीड इन द मेन ऑफ, या फिर इंसेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो लास्ट यहाँ पर था, तो 144 का सी ऑप्शन सही होगा, ब्रांचेस गेट्स बरीड इन द मेन। जो नॉट्स होती है वुड की वो इसी तरह से फॉर्म होती है। जो स्टेम्स होती हैं वो ज़्यादातर ग्रो करती है थिकनेस की तरफ, और उसमें जो बेसिस होते हैं ब्रांचेस के वो इम्बेडेड होते जाते हैं सेकेंडरी जाइलम की तरफ, इसी वजह से वहाँ पर नॉट्स का फॉर्मेशन होता है। अब जो बरीड पोर्शन होता है वो ना ही ग्रो कर पाता है डायमीटर में, ना ही उसमें देखा जाए तो वो आगे की तरफ पुश कर पाता है, आउटवर्ड की तरफ पुश भी नहीं कर पाता है वो। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सही हो जाएगा कि जो नॉट्स होती है वो वुड के अंदर कहाँ फॉर्म होती है, क्योंकि जो ब्रांचेस होती है वो बरीड हो जाती है मेन की तरफ। नेक्स्ट है 145 jute is got from leaves in linum, secondary phloem of Corchorus stem, secondary phloem of linum stem, leaves of Corchorus। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ कॉर्कोरस स्टेम। तो जूट जो होता है एक तरह का ब्लास्ट फाइबर होता है, ये हमें पता है, वो ऑब्टेन किया जाता है सेकेंडरी फ्लोएम से, जिसको कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस कहा जाता है पूरी तरह से, और ये फैमिली टीलिएसी से बिलोंग करते हैं। तो फैमिली टीलिएसी में इसका नाम आ जाएगा। 146 है टर्मिनलाइजेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड विथ। टर्मिनलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जो कि रिलेटेड होती है डाइकाइनेसिस, मियोसिस 2, साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, डाइकाइनेसिस। क्योंकि जो टर्मिनलाइजेशन होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो चाज्मा होता है वो मूव करता है सेंट्रोमियर्स का एंड की तरफ, जो कि लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम में होता है। अब यहाँ पर जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं टर्मिनल काइजमेटा से या फिर चियाजमेटा से, जो भी आप कहें यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में जो टर्मिनलाइजेशन है वो डाइकाइनेसिस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमने डाइकाइनेसिस को टिक कर दिया। नेक्स्ट है 146 देख लिया हमने, 147 देखेंगे।
तो 127 है, डेवलपमेंट जो होता है क्लियर ट्रांसल्यूसेंट एरिया का एगार प्लेट के ऊपर, उसके अंदर फेज पार्टिकल्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया, तो उनको क्या कहेंगे, होल्स, बैक्टीरियोफेज, ट्रांसपेरेंसीज या फिर प्लेक। तो सही आंसर होगा प्लेक, क्योंकि जो प्लेक होता है एक तरह का विजिबल डिस्क्रीट एरिया होता है और यूजुअली हम बात करें तो वो सर्कुलर होता है। अब ये सेल्यूलर डैमेज अगर कॉज किया गया है वायरस का मोनोलेयर सेल के अंदर या फिर किसी फिल्म के ऊपर या फिर लेयर जो होती है बैक्टीरियल ग्रोथ की, तो उसके ऊपर यहाँ पर प्लेक का नाम दिया जाता है। 148 है, ड्रूज इज अ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, सिलिका, स्टार्च। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, कैल्शियम ऑक्सिलेट, क्योंकि जो ग्लोब्यूलर मास होता है निडल लाइक क्रिस्टल्स का कैल्शियम ऑक्सिलेट का, वो ज़्यादातर अटैच्ड पाया जाता है सेल वॉल की तरफ, या फिर वो फ्रीली जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी पाया जा सकता है। तो ये एग्जांपल ज़्यादातर पिस्टिया और जो पेपेव होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कहा है यहाँ पर, लेकिन जो सही आंसर था वो क्या था यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्सिलेट था। तो ड्रूज एक क्रिस्टल होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट का। नेक्स्ट, शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इंड्यूस की जाती है, शॉर्ट फोटो पीरियड इंटरप्टेड, लॉन्ग नाइट, फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर्स, फोटो पीरियड शॉर्टर देन इनिशियल वैल्यू एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि है फोटो पीरियड शॉर्टर देन इनिशियल वैल्यू एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर करते हैं अगर लाइट पीरियड्स जो होंगे वो शॉर्टर होंगे और क्रिटिकल लेंथ से अगर कंपेयर किया जाए। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो डार्क पीरियड रहता है वो क्रिटिकल रहता है और वो कंटिन्यूस होना भी ज़रूरी होता है। अगर डार्क पीरियड जो रहेगा वो इंटरप्ट किया जाएगा इवन विद अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, तो जो शॉर्ट डे प्लांट होंगे वो फ्लावर रिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं स्ट्रॉबेरीज, डहलिया, सोयाबीन्स, क्रिसेंथेमम्स, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एसडीपीज होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है कि जो फोटो पीरियड होता है वो शॉर्टर हो, इनको लाइट में कम से कम रखा जाता है और ज़्यादातर इन्हें जो लंबी लॉन्ग नाइट्स होती हैं उनमें ग्रो करना पड़ता है, ये प्लांट्स तभी ग्रो हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैम रिप्रेजेंट सेप्रोफिटिक फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो बी ऑप्शन सही है, सिम्बायोटिक फंजाई। जो प्रोजेक्शन होता है वैम का, जिसको वेस्क्यूलर, आर्ब्यूस्क्यूलर, माइकोराइजे कहा जाता है, ये हाइफी पेनिट्रेट रहते, इसमें हाइफे रहते हैं जो कि पेनिट्रेट करते हैं कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, जो कि सोलन वेसिकल्स हो सकते हैं। फाइनली ब्रांच्ड मासेस की तरफ वो जाते हैं जिसको आर्बस्कल्स कहा जाता है। बहुत सारी ग्रासेस और क्रॉप प्लांट जो रहते हैं उनके अंदर इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है जो कि वैम के साथ बनता है, जिसको हमने वैम को क्या फुल फॉर्म दिया था, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजे। नेक्स्ट है 151, कंडीशन रिफ्लेक्सेस आर डिफरेंट देन unconditioned reflexes in that conditioned reflexes are limited to brain, unconditioned reflexes are limited to brain, both and B none of these। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस आर लिमिटेड टू ब्रेन। जो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस भी कहा जाता है, जो कि इनबॉर्न नहीं होते हैं लेकिन ये डेवलप होते हैं ट्रेनिंग के साथ, लर्निंग के साथ, इसीलिए ये रिलेटेड होते हैं ब्रेन के साथ। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस जो रिफ्लेक्स होते हैं एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन फॉर्म करते हैं, इसमें इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन होता है किसी भी ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी का, जिसके बदले रिस्पॉन्स होता है एक पर्टिकुलर, जो कि एक तरह का रिस्पॉन्स होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के बदले। यहाँ पर जो अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते हैं वो जेनेटिक होते हैं और इनहेरिटेड रहते हैं, साथ में ये बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमने बात करी जो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस थे वो कैसे रिफ्लेक्सेस थे, जिनको हम लर्न करते हैं, वो बर्थ से हमारे अंदर नहीं होते, और अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस जेनेटिक होते हैं और बर्थ से हमारे अंदर होते हैं, जो हम नेचुरली खुद ही परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर कोई ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होती है। 152, फ्रॉग हैज़ 1 यूरोस्टाइल एंड डैश वर्टिब्रा 5, 8, 9, 10। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 9, क्योंकि उसमें 9 वर्टिब्रा होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम होती है फ्रॉग की, वो फॉर्म की जाती है 10 सेपरेट बोन्स के थ्रू, एलिमेंट जो कि अरेंज होते हैं एक दूसरे के आगे पीछे और लीनियर सीरीज फॉर्म करते हैं। अब जो पहली 9 बोन्स होती है वो स्मॉल रिंग की फॉर्म में होती है और नॉर्मल रहती है और उसको वर्टिब्रा कहा जाता है, लेकिन जो लास्ट बोन रहती है, जो 10th बोन होती है, वो इलोंगेटेड होती है और रॉड लाइक बोन होती है, उसको यूरोस्टाइल कहा जाता है। तो इन्होंने क्या पूछा कि फ्रॉग की एक यूरोस्टाइल होती है और कितनी वर्टिब्रा होती है, तो वर्टिब्रा तो 9 होती है और जो 10वां पोर्शन था वो क्या होता है, एक यूरोस्टाइल होता है। तो हमने यहाँ पर उसका पूरा कंसेप्ट देखा। यूरोस्टाइल के एक डायग्राम में हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। सॉरी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक रिज का फॉर्म रहता है, यहाँ इसमें थोड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये जो फर्स्ट सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया है ये कैविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, और नीचे जो दो हमने यहाँ सर्कल्स ड्रॉ करे हैं ये एक तरह की कॉन कैविटीज होती है 9th वर्टिब्रा की। फिर यहाँ पर एक रिज पाई जाती है, रिज के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ एक लेयर होती है, वो होती है सेंट्रम।
सेंट्रम। तो ये थी यूरोस्टाइल। तो हमने फ्रॉग के अंदर देखी वर्टिब्रल कॉलम उसकी बनी होती 9+1 के रेशियो में। 9 क्या होता है इसमें, 9 इसमें वर्टिब्रा होती है और एक क्या होती है इसमें, एक इसमें यूरोस्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 कि जो टीथ होते हैं इनमें से कौन से लोफोडोंट हो गए, इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन प्रीमोलर, प्रीमोलर मोलर, प्रीमोलर एंड इंसीजर। डाइजेशन चैप्टर का ये टॉपिक रहता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्योंकि जो लोफोडोंट टीथ होते हैं इनमें कस्प पाए जाते हैं जो कि कॉलीज्ड काइंड ऑफ होते हैं और इसमें फोल्ड्स होते हैं, लॉन्ग एक्सिस पाई जाती है जो कि मेनली बकोलिंगुअल होती है। जो कस्प यहाँ पर पाए जाते हैं वो फ्यूज्ड रहते हैं इलोंगेटेड रीजेस के साथ और ब्रॉडन, एक तरह से ब्रॉडन ग्राइडिंग सरफेस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो लोफोडोंट होते हैं और ये जो दोनों टीथ होते हैं वो चीक टीथ होते हैं, चीक की तरफ होते हैं। प्री मोलर्स जो होते हैं वो ज्यादातर स्मॉल होते हैं, मोलर्स जो होते हैं उनसे, और जो ये प्री मोलर्स और मोलर्स में ये जो प्री मोलर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा फंडामेंटल होते हैं डिस्टिंक्शन के हिसाब से। प्री मोलर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो डेसिडियस हो सकते हैं, परमानेंट डेंटिशंस हो सकते हैं। जो मोलर्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो कैसे होते हैं, परमानेंट डेंटिशन होते हैं। तो हमने थोड़ा सा कंपेरिजन भी यहाँ पर कर दिया। तो प्री मोलर्स थोड़े स्मॉलर थे, मोलर्स थोड़े बड़े थे, फिर वो थोड़े ज़्यादा फंडामेंटल थे प्री मोलर्स से मुकाबले। लेकिन यहाँ डेसिडियस और परमानेंट कौन से होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं, और मोलर्स कैसे होते हैं, वो परमानेंट ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ देखी। 154 विंग्स जो होती है वो वेस्टिजियल होती है फीमेल ब्लैटा के अंदर, मेल एनोफ्लीस, मेल ब्लैटा या फिर फीमेल एनोफ्लीस के अंदर। तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन, फीमेल ब्लैटा। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा नया टाइप का टॉपिक है। फीमेल जो होती है ब्लैटा की, ब्लैटा ओरिएंटलिस पूरा नाम होता है, तो उनके अंदर वेस्टिजियल विंग्स पाए जाते हैं जो कि किसी यूज़ के नहीं होते। जो मेल स्पीशीज में अगर बात की जाए लेकिन वहीं पर तो उनमें रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं। तो ब्लैटा ओरिएंटलिस की जो फीमेल्स होती है उनके विंग्स कैसे होते हैं, वो वेस्टिजियल होते हैं। वहीं उनके मेल्स के अंदर किस तरह के विंग्स होते हैं, वो होते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं। वेस्टिजियल तो नहीं होते लेकिन रिड्यूस्ड होते हैं। तो दोनों ही, लेकिन अगर बात की जाए दोनों ही जेंडर्स के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के ही विंग्स जो होते हैं उनके अंदर पावर तो नहीं होती फ्लाइट की। तो बस इतना था कि मेल के अंदर कैसे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और फीमेल में कैसे होते हैं, फीमेल में वेस्टिजियल होते हैं, लेकिन दोनों ही काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि विंग्स वेस्टिजियल किस में होते हैं, तो वो फीमेल ब्लैटा ओरिएंटलिस के अंदर होते हैं। तो हमने 154 तक क्वेश्चन देखा। हमने 127 से स्टार्ट करा था, हमने आज 154 तक सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम वीडियो में और अपलोड। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम उसको सॉल्व करने के हिसाब से बना सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड like, share and subscribe also. Thank you so much.